दरअसल भारत में जातिगत व्यवस्था का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। साथ ही जातिगत विभाजन की व्यवस्था को धार्मिक आधार भी प्राप्त है। ऐसे में 2000 वर्ष से चली आ रही विभेदकारी व्यवस्था को 50-70 वर्षों में समाप्त हो जाना असंभव है। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक संपन्न वर्ग के मोहल्ले से दलित वर्ग का दूल्हा अपनी बारात नहीं ले जा सकता। आज भी ऐसे निम्न बुद्धि वाले लोग पृथ्वी पर है। आज भी ऐसे जन्म के आधार पर आडंबर दिखाने वाले लोग इस पृथ्वी पर है। ऐसी भी उदाहरण यूपी, बिहार में हैं जहां एक संपन्न वर्ग के मोहल्ले से दलित वर्ग का दूल्हा अपनी बारात नहीं ले जा सकता। मंदिर के पुजारी आज भी एक विशिष्ट वर्ग से ही आते हैं। मृत पशुओं के शवों का निस्तारण करना, गंदे पानी की नालियों की सफाई करना जैसे कई ऐसे कृत्य जिन्हें आज भी समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा ही किया जाना आवश्यक समझा जाता है। जब तक समाज के लोग ये स्वीकार ना कर ले कि अब हम एक ऐसे भारत में, एक ऐसी शताब्दी में जी रहे हैं जहां इन चीजों का विभेद करना नामुमकिन है, आरक्षण जारी रहना आवश्यक है। प्रत्येक केंद्र सरकार भी इसी मत का समर्थन करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित सामाजिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा जैसी संकल्पना भी इस भावना से प्रेरित है। हम भारत के लोग सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual और राष्ट्र की एकता और अखंडता। आज 26 नवंबर 1949 हम आज चर्चा करेंगे कि रिजर्वेशन क्या है, मतलब आरक्षण क्यों है। फिर हम चर्चा करेंगे किसी अन्य देश में तो जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं है, हमारे देश में क्यों है। फिर हम बात करेंगे आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, संपन्न पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण का लाभ क्यों मिल रहा है, आरक्षण के विपक्ष और पक्ष में तर्क क्या है और आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आर्टिकल 15 के इस नए वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में आरक्षण यानी रिजर्वेशन एक ऐसा विषय है जिस पर अशिक्षित तो छोड़िए, शिक्षित लोगों को भी उचित ज्ञान नहीं है। आरक्षण की कठिन बारीकियों को समझने के लिए ही आज का वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आज आपको मालूम चलेगा कि साक्षरता और संवैधानिक साक्षरता क्या होती है, संवैधानिक साक्षरता क्यों आवश्यक है। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि आरक्षण तो मात्र 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, जो कि यह पूरी तरह से झूठ है। जबकि असलियत ये है कि आरक्षण 3 प्रकार का होता है: शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण और राजनीति में आरक्षण। संविधान के आर्टिकल 15(4) एवं 16(4) में शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कही गई है, जिसमें समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा आरक्षण यानी प्रतिनिधित्व, जो आर्टिकल 331 और 333 में उल्लेखित है, यही वो आरक्षण है जिसे राजनीतिक आरक्षण कहते हैं और शुरू में 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, परंतु इसे अभी भी चलाया जाता रहा है। दूसरा, कई लोगों का डाउट यह भी है कि संपन्न पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण क्यों दिया जाता है। इसका उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, देखते रहिए। आरक्षण का उद्देश्य वंचित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। तो आरक्षण का सिंपल सा मतलब है एक प्राथमिकता तय करना कि पहले हम इन्हें कुछ सहूलियतें देंगे। अब सवाल यह है कि आरक्षण क्यों भाई, सवाल यह है कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया था कि पूना पैक्ट, जो पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, कहानी वही से रिजर्वेशन की वास्तविक रूप से शुरू होती है। ऐसी व्यवस्था करना इसलिए आवश्यक थी क्योंकि समाज के कुछ वर्ग सामाजिक व्यवस्थाओं
जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के कारण मुख्य धारा से पृथक हो गए थे। जन्म के आधार पर कुछ लोगों को हमने बिना किसी भी प्रकार के दोष के अलग कर दिया। अब आप सोचिए कि केवल जन्म के कारण किसी व्यक्ति को सम्मान दिया जाए, केवल जन्म के कारण उसका अपमान किया जाए, क्या किसी भी सभ्य समाज में आप लोग इसे स्वीकार कर पाएंगे? मुझे एक बात बताइए, आप अपने भारत को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब भारत में आते हैं तो आपके अंदर भावनाएं जन्म लेती हैं और भावनाएं तार्किकताओं का निर्धारण नहीं कर सकती है। आप कल्पना करिए कि आपके सामने एक अफ्रीकन व्यक्ति या एक अफ्रीकन देश में रखूं और आपको केवल यह पता चले कि जन्म के कारण उस व्यक्ति को लोग नकार रहे हैं, उसे मुख्य धारा से हटा रहे हैं, आपके मन में तिरस्कार पैदा हो जाएगा उस व्यक्ति के प्रति जो ऐसा काम करने को प्रेरित कर रहा है। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे देश की 70% से ज़्यादा आबादी आज भी गांव में निवास करती है, जहां पर अभी शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों में अभी तक संवैधानिक परिपक्वता नहीं आ पाई है। जन्म के आधार पर ना तो कोई व्यक्ति सम्मान प्राप्त करने के योग्य हैं और ना ही जन्म के आधार पर अपमान प्राप्त करने के, क्योंकि यदि जन्म तय करेगा कि किसे सम्मान मिलना है और किसे अपमान मिलना है तो इसका मतलब ये तो पहले से ही तय हो गया, उसका कार्य, उसके कर्म, उसके द्वारा किया गया योगदान किसी महत्व का नहीं होगा। इसलिए जन्म कभी भी आधार नहीं बन सकता था। इसकी व्यवस्था इसलिए लानी पड़ी क्योंकि समाज के कुछ वर्ग सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण मुख्य धारा से पृथक हो गए थे। किसी अन्य देश में तो जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं है भाई, किसी भी अदर कंट्री में जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं है। इसके कई तर्क हैं मेरे पास, जरा ध्यान से सुनना। कई प्रकार की बातें हैं इसमें कि जन्म के आधार पर, जातिगत आधार पर क्यों दिया गया भारत में। देखो हमारे देश में थोड़ी सी, इसमें मैं अपने भारतीयों का भी दोष मानता हूं, मेरा अपना अन्य का दोष भी मानता हूं। जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कोई मूर्ख नहीं है, वो किसी भी वर्ग के हो, उन्होंने दुनिया आपसे ज्यादा और ज्यादा स्ट्रगल देखा है। इसलिए देखो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, वास्तविक रूप से जाति ढूंढने का आधार इसलिए रहा क्योंकि जाति का कई लोगों को आडंबर भी है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे मेरी बात पर ध्यान से देखना, कुछ लोग अपनी गाड़ी के पीछे लिखते हैं राजपूत, एक गुरूर है ना, के बच्चे लिखते हैं जाट, फिर एक लिखता है गुर्जर, मतलब ये फील करा रहा है ना। आपने कभी किसी दलित की जाति को गाड़ी के पीछे लिखा दिखा होगा? शायद ही, क्योंकि उसका आडंबर नहीं है। भारतीय लोग अगर सच कुछ बताने को तैयार थे तो वो अपनी जाति, और खास करके वे लोग जिन्हें हमें आरक्षण नहीं देना था, जिन्हें हमें कुछ सुविधाएं नहीं देनी थी, अगर वो किसी बात को सच बताने के लिए तैयार थे तो वो थी जाति। विश्व के किसी भी देश में वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, केवल भारत में ही वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन था। भारत में मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, साथ ही इनके कार्यों का विभाजन भी स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। पर मैं आपको बताऊं कि हमारे पुराने ग्रंथ, कई सारे वेदों में जन्म को महत्व नहीं दिया गया था, कर्म को ही महत्व दिया गया था। बाद में धीमे धीमे उसे जन्म पर पूर्ण रूप से आधारित बना दिया गया, और जन्म आधारित यह व्यवस्था होने के कारण आसानी से पहचान हो सकती थी पिछड़े वर्ग की। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए कि अभी हमारा 103वां संविधान संशोधन आ गया है, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है, पर क्या आपको लगता है कि सच में इस आरक्षण का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगा? और क्या इसके लिए आप सिस्टम को जिम्मेदार मानेंगे? मेरे हिसाब से इसमें सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है। सिस्टम ने कानून बना दिया, सिस्टम ने उसको इम्प्लांट करा दिया, लेकिन अब सिस्टम के अंदर रहने वाले लोग सब झूठे निकल गए, तो इसमें हम किसको दोषी मानेंगे? पर क्या भारत के पास एक सही वास्तविक इकोनॉमिकल डाटा है जो रिजर्वेशन के तय करने में, एक रेखांकन करने में मदद कर पाएगा कि ये लोग रिजर्वेशन में आएंगे और ये नहीं आएंगे? समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसी कोई संकल्पना नहीं है, किंतु भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को बल देने तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
मेरी एक बात ध्यान से सुनना, हमारे संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन का उद्देश्य किसी समुदाय का विकास नहीं सोचा है। यह आप लोगों के मन में गलत धारणा है कि हमारे संविधान निर्माता किसी समुदाय का विकास करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। हमारे संविधान निर्माता का उद्देश्य है व्यक्ति का विकास, और व्यक्ति का विकास किस तरीके से पहचाना जा सके, किस व्यक्ति का विकास नहीं हुआ, कौन सा व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, इसके लिए आधार चुने गए हैं, इसके लिए आधार बदले गए हैं, इसके लिए जातिगत आधार, आर्थिकगत आधार चुने गए हैं। समुदाय का विकास आरक्षण का उद्देश्य नहीं है। कई लोगों को लगता होगा हमारा उद्देश्य तो व्यक्ति का विकास है, हमारे आरक्षण के केंद्र बिंदु में तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बातें कई लोगों के मन में होगी कि संपन्न पिछड़े वर्ग को, कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ जो कलेक्टर बन गया है, जो डीएम बन गया है, क्या उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? बिल्कुल। अब इस पर मैं अपनी बात स्पष्ट करूं, लेकिन उसके पहले आप मेरे थोड़े से तर्क देखिएगा, फिर मैं इसको पूरी तरह से समझा दूंगा। हमारी टीम ने क्या जमा की ये चीजें, यह भी तर्क दिया जाता है कि जिन पिछड़े वर्गों, विशेषकर एससी एसटी के व्यक्तियों ने आरक्षण का लाभ लेकर प्रतिष्ठित सार्वजनिक पद प्राप्त कर लिया है, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि अन्य पिछड़े वर्ग के प्रति, मतलब ओबीसी में ऐसी व्यवस्था है, ओबीसी में ऐसी व्यवस्था है। तो कई लोगों का कहना है कि क्या एससी एसटी में क्रीमिलेयर होना चाहिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अभी एक कारण, और एक बहुत बड़ा कारण बचा है जिसके कारण इसमें क्रीमिलेयर नहीं डाला गया है। किंतु यह तर्क उचित नहीं है। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो गया तो उसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह सामाजिक और जातिगत आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक संपन्नता सामाजिक समता का पैमाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ 18 मार्च 2018 को उड़ीसा के पुरी मंदिर में हुआ भेदभाव है। राष्ट्रपति के मंदिर में प्रवेश को लेकर मंदिर के पुजारियों ने कड़ी आपत्ति जताई थी, क्योंकि राष्ट्रपति दलित वर्ग से आते हैं। सोचिए, राष्ट्रपति, भारत का प्रथम व्यक्ति, अगर ऐसे व्यक्ति को भी आज एक पुजारी रोकने की ताकत रखता है, इसका मतलब वो अपने आप को किस तरीके का मानव मान रहा है। कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, वो केवल जन्म के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। इसके पूर्व 25 जून 2011 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया को उड़ीसा के रानापुड़ा के एक प्रतिष्ठित मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। किंतु जब प्रशासन की मदद से पीएल पुनिया ने मंदिर में प्रवेश कर पूजा की, तो उसके जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोकर शुद्ध किया। मंदिर के पुजारियों ने स्पष्ट कहा कि पीएल पुनिया समाज के एक वर्ग विशेष से आते हैं, जिनका मंदिर में प्रवेश वर्जित है, और उनके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया है। ये कौन कम बुद्धि वाले लोग तय करेंगे कि मंदिर की पवित्रता का दायरा क्या होगा? क्या ये ऊपर वाले की इतनी कमजोरी है कि वह तय भी नहीं कर सकता है कि कौन पवित्र और कौन अपवित्र है? क्या ये मानव के हाथ में हमने तय करा दिया है कि उनके भगवान किसे पवित्र और किसे अपवित्र कहेंगे? जब तक कि ये मानसिकता भारत से खत्म नहीं हो सकती है, तब तक आप रिजर्वेशन का विरोध करने की ताकत या सक्षमता में है ही नहीं। जरूरत केवल आर्थिक संपन्नता की नहीं है, जरूरत है यहां पर बहुत ज्यादा मानसिक परिवर्तन की, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा की। लेकिन अब अपने बेसिक एजुकेशन को इतना स्ट्रांग करिए, इतना मजबूत करिए कि एक बचपन में कक्षा 5 का विद्यार्थी मानवीय मूल्यों को सीख सके। मानवीय मूल्य सिखाए जाए कक्षा 5 तक के बच्चे को। यह समस्या यदि दूर करनी है तो अब इसमें नागरिकों की भागीदारी आनी चाहिए। जो भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि अब वो अपने ही समुदाय के बाकी लोगों को आगे लाने के लिए आरक्षण को त्यागते हैं, जैसे कि सब्सिडी त्यागी गई थी। साथ ही साथ अन्य वर्ग या मैं कहूंगा कि जनरल वर्ग के लोगों को अपने मानसिक क्रांतियों में बदलाव लाने पड़ेंगे। अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए जन्म का आडंबर मत लीजिए। अधिकतर जगह, मैं भी एक सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हूं और मैंने देखा है, जब कहीं भी व्यक्ति को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो अपने जन्म के आधार पर अपने आडंबर और अपने प्रतिष्ठा को स्पष्ट करने की कोशिश करता है वो।
क्योंकि अब उसके पास कोई कर्म, उसके पास कोई और इंपॉर्टेंस नहीं बचा है। साथ ही साथ यहां यह जानना जरूरी है कि जितनी ज्यादा बेसिक शिक्षा अच्छी होगी, यह समस्या उतनी जल्दी दूर होगी। जब प्रमुख संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, तो दलित वर्ग से आने वाले सामान्य व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने, भले ही वह राष्ट्रपति थे परंतु उनके साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। अब इससे यह कहाँ सिद्ध हो गया कि यदि व्यक्ति संपन्न हो गया है तो उसके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होगा। जब तक लोगों के अंदर से यह मानसिकता खत्म नहीं हो जाती, तब तक तो आरक्षण रहना ही चाहिए। देश के शिक्षित वर्ग को इस बारे में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जब तक जातिगत भेदभाव होता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जातिगत भेदभाव पर प्रहार करने की ज़रूरत है और संविधान की प्रस्तावना भी यही कहती है। इसीलिए निवेदन है, आरक्षण का विरोध न करके जातिवाद का विरोध करिए और उसे खत्म कीजिए। आरक्षण के पक्ष में, पहले समर्थन में बता दे रहा हूं, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के विकास के लिए आरक्षण जरूरी है। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जरूरी है। लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों की बराबर भागीदारी आवश्यक। विरोध में भी बात कर लेते हैं। आरक्षण गलत भी है और इसको जल्द से जल्द अगर खत्म करना है तो बेसिक एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा। आदर्श सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध, आदर्श सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है ये, क्योंकि सामाजिक न्याय समानता पर आधारित है, जबकि आरक्षण असमान आचरण के सिद्धांत पर आधारित है। आरक्षण जातिवाद को प्रोत्साहन देता है। इससे समाज के विभिन्न वर्ग में परस्पर कटुता उत्पन्न हो रही है। आरक्षण गुणवत्ता के सिद्धांत के खिलाफ है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण से कर्मचारियों की कुशलता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एक वर्ग विशेष का व्यक्ति का प्रमोशन दूसरे वर्ग के व्यक्ति में निराशा उत्पन्न कर देता है। यह भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, क्या आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए? कई व्यक्तियों का तर्क होता है कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए की गई थी, किंतु बाद में इसे अब तक लगातार बढ़ाया जाता रहा है। आरक्षण की अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष के साथ जातिगत आधार पर हुए भेदभाव का उदाहरण देख चुके हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण मौजूद हैं। दरअसल भारत में जातिगत व्यवस्था का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। साथ ही जातिगत विभाजन की व्यवस्था को धार्मिक आधार भी प्राप्त है। ऐसे में 2000 वर्ष से चली आ रही विभेदकारी व्यवस्था को 50-70 वर्षों में समाप्त हो जाना असंभव है। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक संपन्न वर्ग के मोहल्ले से दलित वर्ग का दूल्हा अपनी बारात नहीं ले जा सकता है। आज भी ऐसे निम्न बुद्धि वाले लोग पृथ्वी पर है। आज भी ऐसे जन्म के आधार पर आडंबर दिखाने वाले लोग इस पृथ्वी पर है। ऐसी भी उदाहरण यूपी बिहार में हैं, जहां एक संपन्न वर्ग के मोहल्ले से दलित वर्ग का दूल्हा अपनी बारात नहीं ले जा सकता। मंदिर के पुजारी आज भी एक विशिष्ट वर्ग से ही आते हैं। मृत पशुओं के शवों का निस्तारण करना, गंदे पानी की नालियों की सफाई करना जैसे कई ऐसे कृत्य जिन्हें आज भी समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा ही किया जाना आवश्यक समझा जाता है। अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो अतः जब तक सामाजिक व्यवस्था के बंधन शिथिल नहीं होते, जब तक सामाजिक बंधन शिथिल नहीं होते, जब तक समाज के लोग ये स्वीकार ना कर ले कि अब हम एक ऐसे भारत में, एक ऐसी शताब्दी में जी रहे हैं जहां इन चीजों का विभेद करना नामुमकिन है, आरक्षण जारी रहना आवश्यक है। प्रत्येक केंद्र सरकार भी इसी मत का समर्थन करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित सामाजिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा जैसी संकल्पना भी इस भावना से प्रेरित है। तो दोस्तों, देखिए आपने आरक्षण की पूरी कहानी। यही पूरी कहानी है जिसके बेस पर 70 साल तक आरक्षण दिया जाता रहा है। परंतु किसी भी चीज़ का विरोध करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर होना चाहिए, ताकि हम जिसका विरोध कर रहे हैं मालूम तो हो कि हम किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में जाति व्यवस्था का इतिहास 2 से 3 हजार वर्ष पुराना है और आरक्षण को लागू हुए अभी 70 साल ही हुए हैं।
अभी भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। काश यही दर्द जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए होता तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले यह देखना होगा कि आरक्षण लागू क्यों किया गया। आरक्षण की जड़ है जाति व्यवस्था। यदि हम जाति व्यवस्था को खत्म कर देंगे तो आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा, परंतु लोग जाति व्यवस्था की बात ना करके मात्र आरक्षण को ही दोष देने लगते हैं। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, परंतु जो लोग विरोध करते हैं उन्हें एक बार पूरी तरीके से आरक्षण की व्यवस्था को पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद उनके आधे से ज़्यादा डाउट तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण तो वैसे भी नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने सारी कंपनियां तो प्राइवेट कर दी हैं, तो आरक्षण कहां से रहेगा। ये लोग जो आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं उन्हें भी समझनी चाहिए, और जो नहीं ले रहे हैं उन्हें भी समझनी चाहिए, क्योंकि सरकार ये अच्छे तरीके से जानती है कि आरक्षण को डायरेक्ट तो समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसे बाईपास करके ज़रूर समाप्त किया जा सकता है। और समस्त SC ST OBC को ये बात समझनी होगी कि जब सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो तुम आरक्षण का क्या अचार डालोगे, आरक्षण तो रहेगा ही नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि और भी लोगों के डाउट क्लियर हो पाएं।